नमस्कार। आज हम एक ऐसे जटिल दावे को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे जो हजारों कानूनी दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद सामने आया है। और ये दावा है एक बहुत गहरी साजिश का। तो ये है इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और कह सकते हैं चौंकाने वाला दावा कि असल में बापू अपराधी नहीं बल्कि शिकार थे। चलिए आज इसी दावे की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? पहले हम समझेंगे कि ये साजिश का दावा है क्या, फिर इसके पीछे का मकसद क्या बताया जा रहा है। उसके बाद जोधपुर और अहमदाबाद के जो केस हैं उनकी पड़ताल करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब न्याय व्यवस्था पर क्या सवाल खड़े करता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इसके क्यों से। मतलब केस की कानूनी बारीकियों में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सोर्स के मुताबिक इस पूरी कथित साजिश के पीछे की वजह क्या थी, उन्हें टारगेट क्यों किया गया। तो सोर्स का दावा है कि इस सब की जड़ उनके धर्मांतरण विरोधी काम में थी। मतलब वो जो धर्म वापसी पर जोर दे रहे थे और खासकर वनवासियों के साथ हो रहे कथित धोखे को उजागर कर रहे थे, वो किसी को पसंद नहीं आ रहा था। और ये टकराव इतना बढ़ गया कि सोर्स के अनुसार बात एक सीधे राजनीतिक आरोप तक पहुंच गई। और ये धोखा कैसा था? सोर्स एक खास तरीके का जिक्र करता है। सोचिए, बुखार के मरीज को विटामिन सी की गोली दी और कहा कि अपने भगवान का नाम लेकर खाओ। बुखार ठीक नहीं हुआ। फिर कहा गया, देखो तुम्हारे भगवान में तो कोई शक्ति ही नहीं है। और फिर वही दवा दी, लेकिन इस बार कहा कि जीसस को मानो, और वो ठीक हो गए। तो ये एक तरह का माइंड गेम था जिसे वो उजागर कर रहे थे। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? अगर वो इतने सम्मानित व्यक्ति थे और ये काम तो कई सालों से कर रहे थे, तो फिर ये आरोप अचानक से कहां से आ गए? और सबसे बड़ी बात, उन्हें कभी जमानत क्यों नहीं मिली? सोर्स का इशारा साफ है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक टारगेटिंग ने कानूनी प्रक्रिया को शुरू से ही अपने असर में ले लिया था। ठीक है, तो अब आते हैं पहले बड़े केस पर, जोधपुर केस। यहां हम सोर्स के विश्लेषण के आधार पर देखेंगे कि कहानी में तार्किक और कानूनी तौर पर कहां-कहां झोल नजर आते हैं। तो देखिए, ऑफिशियल कहानी कहती है कि पीड़िता को फुसलाकर आश्रम बुलाया गया, लेकिन सोर्स का कहना है कि नहीं, वार्डन ने खुद माता पिता को मदद के लिए बुलाया था। पर सोर्स का सबसे बड़ा सवाल लॉजिक का है। एक पतली दीवारों वाली कुटिया जिसके ठीक बाहर 100 से ज्यादा लोग सत्संग के लिए बैठे हैं, लड़की के माता पिता भी वहीं हैं, और उस कुटिया के अंदर एक गंभीर अपराध हो जाता है। ये तार्किक रूप से कैसे संभव है? और फिर आती है टाइमलाइन की उलझन। पीड़िता ने खुद ये बात मानी कि उसने घटना के बारे में अपने माता पिता को पूरे 4 दिन बाद बताया। 4 दिन! सोर्स के लिए ये देरी कहानी में एक बहुत बड़ा शक पैदा करती है। और ये 4 दिन बीते कैसे, ये भी बहुत अजीब है। वो लोग सीधे घर नहीं गए। पहले 2 दिन पास के एक फार्म हाउस में रुके, फिर जोधपुर गए, फिर दिल्ली गए और तब जाकर घर पहुंचे। सोर्स का मानना है कि ये जो इतना लंबा सफर था, शायद ये एक कहानी गढ़ने के लिए इस्तेमाल किया गया वक्त था। आप जरा 0 एफआईआर में लगे आरोपों को देखिए। पहला, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सोर्स कहता है ये कैसे हो सकता जब माता पिता खुद अपनी मर्जी से लड़की को वहां लाए थे। दूसरा, ग्रुप सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। कुटिया में तो सिर्फ 2 लोग थे, तो आरोप को ज्यादा गंभीर बनाने के लिए उन लोगों को भी शामिल कर लिया गया जिन्होंने सिर्फ रास्ता बताया था। और अब आता है इस केस का शायद सबसे विस्फोटक हिस्सा, जिसे सोर्स सुधारा गया बयान कहता है। दावा यह है कि जब पुलिस ने क्राइम सीन का एक वीडियो बनाया, तो उसके बाद पीड़िता के बयान में जमीन आसमान का फर्क आ गया। मतलब वीडियो बनने के बाद पीड़िता को अचानक कमरे की एक एक चीज याद आ गई। कूलर ठीक कहाँ रखा था, एसी यूनिट किधर थी, एक एक छोटी डिटेल। सोर्स का सवाल यह है कि ये सारी बारीकियां पहले के बयानों में क्यों नहीं थीं? क्या ये जानकारी उसे बाद में दी गई थी? चलिए अब दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं, अहमदाबाद केस। और सोर्स इसे सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक बहुत खतरनाक कानूनी मिसाल मानता है। वो इसे पुरुषों के लिए सबसे खतरनाक मामला कहते हैं। अहमदाबाद केस में सबसे पहले जो बात चौंकाती है वो है टाइम गैप। कथित घटना और शिकायत दर्ज होने के बीच पूरे 12 साल का फासला था। अब सोचिए, 12 साल पहले किसी एक खास दिन आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ये साबित करना कितना मुश्किल है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोर्स का दावा है कि पीड़िता कथित घटना की कोई एक पक्की तारीख भी नहीं बता सकी। बयान बदलते रहे, कभी गुरु पूर्णिमा का दिन, कभी 2 दिन पहले, कभी 2 दिन बाद। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है। और फिर सोर्स एक ऐसा सबूत सामने रखता है जो किसी भी केस को हिला सकता है। पीड़िता की सगी बहन ने अदालत में जाकर यह बयान दिया कि मेरी बहन झूठ बोल रही है। और अब आता है सोर्स का सबसे विस्फोटक दावा कि अदालत ने निर्दोष जब तक दोषी साबित न हो के सिद्धांत को ही जैसे
उलट दिया। कथित तौर पर यह तर्क दिया गया कि क्योंकि आरोपी एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसलिए पीड़िता के बयान को ज्यादा वजन दिया जा रहा है। तो अब हम इस विश्लेषण के निष्कर्ष पर आते हैं, जहां सोर्स इन मामलों से आगे बढ़कर हमारे पूरे न्याय सिस्टम पर एक व्यापक टिप्पणी करता है। सवाल यह है कि क्या होता है जब सिर्फ आरोप ही काफी हो जाता है। इस बात को समझाने के लिए सोर्स एक आधुनिक किस्से का इस्तेमाल करता है, दिल्ली का दरिंदा मामला। ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक झूठा आरोप किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। निर्दोष साबित होने के बाद भी वो दाग नहीं मिटता और आरोप लगाने वाले पर कोई आंच तक नहीं आती। तो कुल मिला के सोर्स का अंतिम तर्क ये है कि बापू को उनके सांस्कृतिक और धर्मांतरण विरोधी काम की वजह से निशाना बनाया गया। कानूनी केस कमजोर और सुधारे गए बयानों पर टिका था। उनकी प्रसिद्धि को ही उनके खिलाफ एक सबूत बना दिया गया और इसी वजह से उन्हें कभी जमानत नहीं मिली। और आखिर में सोर्स ये बड़ा सवाल हम सबके सामने छोड़ जाता है, ये कैसा न्याय है जब किसी आरोपी की प्रसिद्धि ही उसके खिलाफ सबूत बन जाए। यह सवाल सिर्फ इस केस के बारे में नहीं, बल्कि कानून और पब्लिक परसेप्शन के बीच के टकराव पर भी सोचने को मजबूर करता है।